बैगन की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। आइए अब शुरू करते हैं आज का सफर। पशुधन के अंतर्गत हमारे प्रदेश में बकरी पालन, सूकर पालन एवं भेड़ पालन छोटे एवं मझोले किसानों के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। यदि भेड़ पालन की बात करें तो यह व्यवसाय प्रदेश में बहुत पहले से ही एक वर्ग द्वारा अपनी जीविका चलाने हेतु करते थे, जिसका मुख्य उद्देश्य ऊन दूध उत्पादन था। परंतु आज के समय में इसकी मांस की मांग बढ़ने के फलस्वरूप इसका पालन व्यावसायिक रूप से किया जाने लगा है। परंतु हमारे प्रदेश में आज भी भेड़ पालन को पुरानी पद्धतियों से ही किया जा रहा है, जिसमें भेड़ पालकों द्वारा देसी नस्लों का चयन, भेड़ों को केवल चराई पर निर्भर रखना, आवास के नाम पर खुले में झोपड़ियों, खंडहरों में रखा जाना देखा जाता है, जिससे पशुओं में शुद्ध आहार, शुद्ध पानी की कमी तथा आवास के गंदा होने के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों का प्रकोप देखा जाता है। और इस प्रकार भेड़ पालन से मांस हेतु अधिक समय में भेड़ों का तैयार होना, अंततः अधिक लागत में कम मुनाफा भेड़ पालक भाइयों को होता है। परंतु आज के समय में भेड़ की मांस हेतु उन्नतशील नस्लें एवं पालन की नई पद्धतियों से पालन कर भेड़ पालन व्यवसाय को लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सकता है। इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। भेड़ पालन व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, और यदि मांस उत्पादन के उद्देश्य से नस्लों को पालना हो तो साथ ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। नस्ल का चयन करते समय स्थानीय जलवायु, नस्ल की उपयोगिता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नया समूह स्थापित करने के लिए नर व मादा की खरीदारी किसी प्रतिष्ठित सरकारी या निजी फार्म से ही करनी चाहिए। मांस उत्पादन हेतु भेड़ की उन्नतशील नस्लें मालपुरा, मुजफ्फरनगरी, नेल्लोर, मद्रास रेड जालौनी प्रमुख हैं, एवं विदेशी किस्मों के अंतर्गत रेम्बुले डोरसेट, कोरेडेल नस्लें प्रमुख रूप से आती हैं। भूमिहीन छोटे सीमांत किसान भेड़ पालन व्यवसाय 30 से 35 भेड़ों से प्रारंभ कर सकते हैं तथा बड़े किसान 100 या इसके गुणांक में भेड़ पालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। भेड़ों की नस्ल के अनुसार 30 से 35 भेड़ों पर उत्तम किस्म का एक मेढ़ा एवं 100 भेड़ों पर 2 से 3 मेढ़ा रखना जरूरी होता है। हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेड़ पालन की अलग अलग प्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे एक ही स्थान पर रखकर पालना और दूसरी खानाबदोश तरीके से रेवड़ के रूप में पालना। एक ही स्थान पर रखकर पालने में भी 3 प्रथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक है सघन प्रथा। इस प्रथा में मेमनों के बाड़े पर दाने और चारे की खिलाई पिलाई कर पाला जाता है। इस प्रकार की खिलाई सामान्यतः मेमनों को मांस के लिए बेचने हेतु की जाती है। और दूसरी है अर्ध सघन प्रणाली। वर्तमान में चारागाह की कमी को देखते हुए यह मेमनों से मांस उत्पादन की उत्तम एवं लाभदायक पद्धति है। इसमें मेमनों एवं भेड़ों से 10 से 15 की संख्या में समूह बनाकर चराई के पश्चात सायंकाल के समय रात्रि मिश्रण दिया जाता है। तीसरी है विस्तीर्ण प्रथा। चारागाह के लिए उपलब्ध लंबे चौड़े क्षेत्रों में यह प्रथा अपनाई जाती है। इस प्रथा में भेड़ों की सघनता प्रति एकड़ कम होती है। अब आइए चर्चा करते हैं इसकी आवास व्यवस्था पर। तो इसके अंतर्गत पहली व्यवस्था है खुला बाड़ा विधि। इस व्यवस्था में दिन के समय भेड़ें चराई पर रहती हैं एवं रात्रि को इन्हें खुले बाड़े में रखा जाता है, अर्थात यह व्यवस्था उचित नहीं है। अर्ध खुला बाड़ा, इस व्यवस्था में ढके हुए स्थान के साथ उसके दुगने अनुपात के बराबर खुली जगह में सात होती है। बाड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रत्येक पशु के लिए पर्याप्त 8 से 10 वर्ग फुट स्थान हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था भेड़ों के आवास की एक आदर्श व्यवस्था होती है। आहार प्रबंधन। गर्भित भेड़ों के लिए अंतिम 2 माह में चराई के अतिरिक्त 200 से 300 ग्राम रातिब मिश्रण देना चाहिए। भेड़ों को प्रजनन के दौरान 300 से 400 ग्राम रातिब मिश्रण अवश्य दें। शुष्क भेड़ों के लिए यदि चारागाह में पर्याप्त चारा उपलब्ध है तो अतिरिक्त राशन देना जरूरी नहीं। मेमनों के आहार प्रबंधन में अधिक मांस उत्पादन हेतु अच्छे नर मेमनों को 2 माह की उम्र पर भेड़ों से अलग कर चराई के अलावा प्रति मेमना 300 ग्राम दाना देना चाहिए। प्रति 100 किलोग्राम दाना तैयार करने के लिए जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार 38 किलोग्राम, क्षतिग्रस्त गेहूं 18 किलोग्राम,
मूंगफली एवं सरसों की खली 25 किलोग्राम, चावल का तेल रहित चोकर 17 किलोग्राम, खनिज मिश्रण तथा नमक क्रमशः 1-1 किलोग्राम लेकर दाना को तैयार किया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं भेड़ों के स्वास्थ्य प्रबंधन पर। तो भेड़ों के झुंड में हर साल फरवरी मार्च में फड़किया टीका, अक्टूबर नवंबर में माता एवं PPR वैक्सीन लगवाना चाहिए। पेट के कीड़ों से बचाव के लिए दवा पहली बार अगस्त में अवश्य दें। इसके बाद जरूरत होने पर अक्टूबर नवंबर में दोबारा से कृमिनाशक दवा पिला सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनकी खेती वर्ष भर की जाती है, जिनमें से बैगन भी एक मुख्य सब्जी है। प्रदेश में बहुत से कृषकों ने नवंबर-दिसंबर में रोपाई की होगी, जो कि अभी फलन की अवस्थाओं में है। किसान भाइयों, इस समय फसल में कुछ प्रमुख कर्षण क्रियाएं जैसे सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन आदि के साथ साथ पौध सुरक्षा उपायों को भी अपनाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इनके अभाव में फसल में खरपतवारों की अधिकता हो जाएगी। साथ ही सिंचाई व उर्वरक प्रबंधन सही नहीं करने पर पौधों की वृद्धि व विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और पौधों पर विभिन्न प्रकार के कीट रोगों का प्रकोप हो जाता है। फलस्वरूप किसानों को फसल से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। परंतु यदि आप इन सभी प्रबंधनों को सही समय पर अपनाएं, तो आप भी इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आइए मिलते हैं कुछ ऐसी ही समस्या से परेशान एक किसान से। बैंगनी खेती में कीड़ा लगा हुआ है, ऐसी दवाई बताएं उससे मुझे फायदा मिले। किसान भाइयों, अभी आपने इनकी समस्या को जाना, तो इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला धौलपुर के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RK मीणा से। किसान भाइयों, इस समय बैंगन की ग्रीष्मकालीन फसल खड़ी है, जिसे दिसंबर जनवरी के टाइम पे पौधरोपण किया गया था। उसमें फलत अभी स्टार्ट होने लग गया है। किसान भाइयों, बैंगन की अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए बैंगन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। बैंगन को खरपतवारों से बचाना चाहिए। बैंगन में 45 से 50 दिन तक पौधरोपण के पश्चात खरपतवारों की रोकथाम करनी चाहिए। उर्वरक के लिए नाइट्रोजन की आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर पहली खेप टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया के द्वारा बैंगन में 45 दिन के बाद सिंचाई के पानी के साथ देवें और दूसरी 60 दिन बाद सिंचाई के पानी के साथ यूरिया के रूप में देवें। किसान भाइयों, बैंगन में तना एवं फल वेदक कीट लगता है, जो किसान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। बैंगन में शीर्ष तनों पर सबसे पहले वो छेद करके और ऊपर से सुखा देता है और उसमें फल कम लगते हैं। यही कीट बैंगन के फलों में अंदर गिंडार लग जाती है और बैंगन काने हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमें प्रति सप्ताह शीर्ष तनों में पत्ते मुरझा के लटक रहे हैं, उनको काटकर गिंडार सहित नष्ट कर देना चाहिए और ये क्रिया प्रति सप्ताह हमें दोहराते रहना चाहिए, जिससे कि कीड़ों का प्रकोप कम किया जा सके। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें या इंडोक्सा कार्ब 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, बैंगन के तना एवं फलवेदक कीट की रोकथाम नीमगिरी 4% के घोल का छिड़काव करके भी हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हो सके तो फेरोमोन ट्रैप 10 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 100 फेरोमोन ट्रैप की दर से अगर खेत में लगाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। किसान भाइयों, दूसरा जो मुख्य कीट है बैंगन में हरा फुदका, जैसे बड़े छोटे 2 मिलीमीटर आकार के होते हैं और हरे श्वेत रंग के पंख होते हैं जिन पर काले धब्बे होते हैं। कीट बैंगन की पत्तियों के नीचे से रस चूसते हैं और पत्तियां ऊपर की ओर मुड़कर प्याला नुमा आकार की हो जाती हैं। पत्तियां अंत में सूख जाती हैं और बैंगन में फल नहीं लगते। किसान भाइयों, उसके लिए ध्यान रखें कि हम जब बैंगन की पौध की बुआई करते हैं उसी समय बीज उपचार करके ही बुआई करनी चाहिए। बीज उपचार के लिए
2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करें और पौधरोपण करते समय पौध की जड़ों का शोधन करें। किसान भाइयों, खड़ी फसल में इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें या मिथाइल डाइमिटॉन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें या 4% नीमगिरी के घोल का छिड़काव करके भी बैंगन में जैसिड की रोकथाम की जा सकती है। कार्यक्रम में अभी बाकी हैं और भी कई रोचक जानकारियां, मगर इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। विराम के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। फूलों की खेती में गुलाब का काफी महत्व है, क्योंकि इसकी मांग प्रदेश में वर्ष भर बनी रहती है और इसी मांग के चलते प्रदेश के बहुत से किसान इसकी खेती भी व्यापक क्षेत्रफल पर करते हैं। अतः जिन किसान भाइयों ने चेतकी गुलाब लगा रखा है, उन्हें चाहिए कि इस समय इसकी विशेष देखभाल करें, क्योंकि जैसा कि विदित है कि राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी से ये पौधे झुलस कर मर भी सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, फसल से वांछित फूलों की प्राप्ति हो, इसके लिए जरूरी है कि इसमें सिंचाई के साथ साथ उर्वरक तथा खरपतवार प्रबंधन पर भी ध्यान दें। लेकिन इन क्रियाओं को कब एवं किस प्रकार से संपादित करें, इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं गांव भोजपुरा, जिला कोटा के एक प्रगतिशील किसान चौथमल सैनी। तो आइए मिलते हैं उनसे। मेरे पास करीब 3 बीघे की गुलाब है, उसमें 4000 पौधे लगे हुए हैं और मैं गर्मी के दिनों में 5 दिन के अंतर पे पानी पिला देता हूँ, क्योंकि हम 5 दिन के अंतर पे पानी नहीं पिलाएंगे गुलाब को तो इससे डोडी कम आएगी और पौधे पे बहुत असर पड़ता है। इसमें खरपतवार भी ज्यादा हो रही है, तो मैं खरपतवार को भी निकलवाता ही रहता हूँ। निंदाई गुड़ाई हर 2.5 महीने में करवा देता हूँ। साल भर में मैं 4 बार निंदाई गुड़ाई करवा देता हूँ। गुड़ाई का एक ही फायदा होता है, पौधा भी स्वस्थ रहता है और अपन जो खाद देते हैं वो भी पौधे को बराबर मिल जाता है। खरपतवार को निकलवाएंगे तो इसमें मच्छर भी नहीं लगेगा और इलट भी नहीं लगेगी। इसमें साल में 2 बार खाद दे देता हूँ। खाद के अंतर में एक तो डीएपी और एक घुलनशील जो सल्फर आता है वह और एक जाइम, तीनों का मिला करके हर पौधे में 50 से 100 ग्राम खाद दे देता हूँ। खाद में मैं यूरिया भी थोड़ा बहुत ही मिलाता हूँ। यूरिया से पौधे की बढ़वार तेज हो जाती है और देख रेख के लिए मैं घूमता रहता हूँ। तो जैसे मेरे को सूखी डाली नजर आई तो काट दी, जैसे जिस पे डोडी नहीं आ रही हो वो काट दी। अभी गर्मी बढ़ रही है तो इसमें प्लेट बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखी है, डोडी को भी खा जाती है और फूल को बहुत ही ज्यादा खा रही है। इसलिए मैं इसका छिड़काव करता रहता हूँ, फिर भी इल्ली का कोई इलाज नहीं पा रहा। सर्दी में तो पैदावार अच्छी दी थी, अब गर्मी की वजह से मेरे को थोड़ी पैदावार कम हो रही है, इसलिए कलर भी नहीं बैठ पा रहा है। इसलिए मेरे को कोई उपाय बताइए। तो किसान भाइयों, कैसे करें गुलाब की फसल में शस्य क्रिया प्रबंधन, जिससे अच्छी गुणवत्ता युक्त अधिक पुष्प उत्पादन हो, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ये अब मौसम चल रहा है, बहुत गर्म होने को आ गया है। इस समय आपको देखभाल करने की अति आवश्यकता है। वैसे तो अब फूल काफी कम मिलते हैं, लेकिन इस समय भी यदि आप देखभाल करते हैं तो आपको निश्चित रूप से उत्पादन प्राप्त हो सकता है। तो किसान भाइयों, हम सबसे पहले बात करेंगे, जब तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो हमें पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी जमीन के हिसाब से। यदि हल्की जमीन है तो उसमें जल मांग ज्यादा रहेगी, आपको पानी ज्यादा देना पड़े। जिन किसान भाइयों ने ड्रिप लगा रखा
है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन किसान भाइयों ने नहीं लगा रखा है तो उसमें हर 7 दिन में इरिगेशन दे। यदि आप भारी जमीन में लगा रखा है, जैसे काली मिट्टी है, तो उसमें 10 से 12 दिन 15 दिन के अंतराल पर भी आप दे सकते हैं। दूसरी मैं बात करूंगा कि यह इरिगेशन जो अपन देते हैं यह शाम के वक्त ही दें, क्योंकि शाम के वक्त थोड़ा तापमान कम हो जाता है। इस समय पर्याप्त समय मिलता है पौधे को नमी लेने के लिए। दूसरी बात, निदाई गुड़ाई जो हम करते हैं, तो निदाई गुड़ाई करने से भूमि में एरेशन बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, इस समय खाद की भी बात करते हैं। तो खाद में FIM आपने पहले डाला होगा, यदि नहीं डाला हो 10 से 15 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको डलवा दें। इस समय गुलाब में कीड़े अभी प्रकोप होता है। वैसे तो खरीफ के तुलना में अभी के मौसम में कम कीड़े लगते हैं, लेकिन फिर भी कई प्रकार के रस चूसक कीड़े होते हैं। तो किसान भाइयों, रस चूसक कीड़े यदि आप देखें, और नीम तेल कम से कम 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर इसका स्प्रे करें। जो इल्ली हमारी पत्तियां खा जाती हैं, कई फूल खा जाती हैं, जो नई नई बर्ड आती हैं वो भी खा जाती हैं। तो इन इल्लियों के बचाव के लिए हम बात करेंगे कि 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर उसका स्प्रे करें। बताई गई बातों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही रूप से इस गर्मी के मौसम में भी आप फूलों का उत्पादन अच्छा प्राप्त कर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। जायद मक्के की बात करें तो इसकी खेती प्रदेश के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से की जाती है। अतः जिन क्षेत्रों में फरवरी माह में जायद मक्के की बुवाई किसान भाइयों ने की होगी, वह फसल इस समय नर मंजरी की अवस्था पर होगी। अतः इस अवस्था पर कुछ समसामयिक क्रियाओं को सही प्रकार से संपादित करके ही मक्का की फसल से आशा अनुरूप उपज की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा किसी प्रकार की अज्ञानता या लापरवाही करेंगे तो आपकी फसल में भुट्टों एवं दानों का निर्माण नहीं होगा, और यदि भुट्टे एवं दाने बन भी जाएंगे तो वो कमजोर एवं पतले होने के कारण उपज के भार एवं गुणवत्ता दोनों में गिरावट के फलस्वरूप प्रति एकड़ कम उपज एवं लाभ की प्राप्ति होगी। अतः किसान भाइयों, नर मंजरी की अवस्था पर मक्का की फसल में कौन कौन से समसामयिक क्रियाओं को अपनाया जाए जिससे कि मक्के की फसल से भरपूर लाभ मिल सके, इसके लिए आपको मिलवाते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RK सिंह से। मैं किसान भाइयों को अगेती जायद मक्का की खेती के बारे में उन वैज्ञानिक बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाह रहा हूं जिससे कि वो इसकी खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, मक्के की खेती यहाँ फरवरी में पहली बुआई करके जो है हम एक जायद में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जायद मक्के में वह यह देखा जाता है कि इसमें सफेद पत्तियां निकलती हैं। जो नए नए कोमल पत्तियां निकलती हैं वह सफेद होती हैं, जिसको व्हाइट बड के नाम से जाना जाता है, और किसान भाई इस पर ध्यान नहीं देते हैं। यह जिंक की कमी को प्रदर्शित करता है। इसलिए मक्के में पोषक तत्व प्रबंधन का बहुत बड़ा रोल है इसके उत्पादन में, और इसके लिए अगर हम 120 किलो नत्रजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास के साथ 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से संस्तुत करते हैं, ताकि जो है जिंक की कमी की वजह से मक्के में व्हाइट बड न होने पाए। ऐसा अगर होता है तो क्लोरोफिल की कमी हो जाने से भोजन कम बनता है और हमारा उत्पादन भी सीधे सीधे प्रभावित होता है। उर्वरक का प्रयोग कब करें, यह भी एक वैज्ञानिक पहलू है। इसके लिए हम यहाँ पर जो नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम बेसल डोज के रूप में देते हैं, लेकिन वहीं पर हमारा जो जिंक सल्फेट है और शेष नत्रजन की आधी मात्रा जो है वह 2 भागों में करके हम स्पॉट एप्लीकेशन करते हैं। यानी जहां पौधा होता है उसके चारों तरफ हम जो है मिक्सचर जो जिंक सल्फेट और यूरिया का है उसको हम पौधे के गोलाई में देते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पत्तों के ऊपर भी जो है वो उर्वरक पड़ता है और वो पत्तों को जला देता है। इन सब के अलावा यह ध्यान यहाँ पर भी दिया जाना आवश्यक है कि जब भुट्टा और टेसल जो नर मंजरी निकलती है उस समय
खेत में नमी का होना परम आवश्यक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो भी जो परागकण है वो सूख जाते हैं और वो उनकी वाइबिलिटी खत्म हो जाती है, लिहाजा वो फर्टिलाइजेशन करने में नाकाम होते हैं। और इन सब के अलावा चूंकि जायद की फसल है तो हमें समय समय पर सिंचाई के साथ निकाई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है जिसमें पोटेंशियल काफी हाई है और दूसरे तरफ से खरपतवार का अतिक्रमण हो जाने से इसका उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो इसके लिए चूंकि जो उपाय है वह शुरुआती ही है, चूंकि जायद ऋतु ऐसी होती है इसमें कीट बीमारी का आक्रमण बहुत कम हो जाता है, दिन काफी बड़ा होता है और इसके वजह से पौधों की जो उम्र है यानी उसकी लाइफ साइकिल जो है वो काफी घट जाती है। जहां पर कि यह मक्का जो है 100 से 120 दिन लेता है खरीफ में, वहीं पर जायद या अगेती जायद की जो मक्के की खेती होती है वो 80 से 85 दिन में पूरा हो जाती है, चूंकि यहाँ पर जो फोटो पीरियड है वो काफी बड़ा होता है। तो इन सब समय को और अल्प अवधि में एक अच्छी खेती करके लाभप्रद उपज प्राप्त कर सकते हैं। अब वक्त हो चला है अन्नदाता हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के जवाब का। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जो प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है गांव इटावा जिला कोटा के किसान रामावतार मीना ने। आपने लहसुन की खुदाई करवा ली है और अब आप इसके भंडारण पर जानकारी चाहते हैं ताकि ये लंबे समय तक खराब नहीं हो। तो रामावतार जी लहसुन के भंडारण पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की प्रस्तुति। लहसुन को खोदने के बाद वहाँ पर आप इसको एक लाइन से बिछाते जाएं। बिछाने के बाद इसमें आप धूप लगने दें, 4-5 दिन की धूप तो कम से कम आप इसको लगने दें। उसके बाद उसको गुच्छों में बंधवा लें। गुच्छियां जो है वो इस तरह से हों कि न तो ज्यादा बड़ी हों और न बिल्कुल छोटी हों। गुच्छी बांधने के समय आप ये ध्यान रखें कि खुदाई में जो लहसुन कट जाए उसको आप गुच्छी में न बांधें, क्योंकि उसमें सड़ने की समस्या रहती है और अगर एक लहसुन सड़ गया तो वो कई सारे लहसुन को जो है वो खराब करेगा। इसके बाद आप इसको स्टोरेज में लाएं। स्टोरेज इसका जहाँ पर भी आपने बनाया है या आप जहाँ भी बनाना चाहते हैं उसमें ये ध्यान रखें कि वहाँ पर सनलाइट सीधी न पड़े। इसके अलावा आसपास पेड़ पौधे हों। पेड़ पौधों की छाया में स्टोरेज करने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हमें किसी भी तरह का कोई पंखा, कूलर, एग्जॉस्ट फैन हमें नहीं चलाना पड़ता। नेचुरल कंडीशन में प्राकृतिक लहसुन आराम से रह सकता है। दूसरा, स्टोरेज खुला खुला होना चाहिए, उसके दरवाजा जो हो वो भी जालीदार होना चाहिए। इसके बाद अब लहसुन को रखने की जहाँ तक सवाल है, तो जब आप खेत में से लहसुन उठाते हैं उस समय लहसुन एकदम सही तरह से सूखा हुआ होना चाहिए। अब सूखे हुए की जानकारी हम ऐसे करते हैं कि जो इसके पहले नंबर का जो पर्दा है ये बल्ब जो है हाथ लगाने से निकल जाना चाहिए, तब हम ये मानते हैं कि ये लहसुन सूखा हुआ है। ये देख लें कि अंदर बहुत ज्यादा नमी नहीं हो। इसके अलावा बल्ब में नमी के अलावा भी हम जो इसका स्टेम है, तने में भी जो है वो नमी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तने में अगर नमी ज्यादा है तो जैसे आप स्टेक में लहसुन लगाएंगे तो ये नमी सड़न शुरू कर देगी। इसलिए ये ध्यान रखें कि ये तना जो है वो पूरी तरह से सूख जाए। तना सूखने के बाद ही आप लहसुन को स्टोरेज में रखें। अब ये स्टेक लगाने का तरीका के बल्लियों को 1 से 1.5 फीट तक जमीन में गाड़ दें। हर 6-6 फुट पे इस तरह की बल्लियां आप गाड़ते जाएं दोनों तरफ। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लेते हैं कि लहसुन की साइज के हिसाब से तने सहित लहसुन पूरा इसमें आ जाए। और ये जो इसका स्टेम है ये लहसुन के ऊपर नहीं आना चाहिए। ये लहसुन का जो बल्ब है इसके पीछे रहना चाहिए और उन बल्लियों को तार से आप इन दोनों बल्लियों को आपस में बांधते जाएं ताकि एक दूसरे का सहारा इन बल्लियों को रहे। और इस लहसुन को इसी तरह से दोनों तरफ से आप लगाते चले जाएं। एक गुच्छी इस तरफ रखें, एक उस तरफ, एक फिर इस तरफ रखें, फिर एक उस तरफ। इस तरह से पूरे स्टेक में इसी तरह से आप चलाते जाएं और लहसुन को जो है वो बढ़ाते जाएं। हम इसमें जो है करीब 6 फीट हाइट तक लहसुन रख सकते हैं। 25x27 के स्टोरेज में आप करीब जो है 15 बीघे का लहसुन आसानी से जमा सकते। किसान भाइयों, लहसुन जब भी आप स्टेक लगाएं तो नीचे
कुछ इस तरह का मटेरियल बिछाएं, या तो चावल की पुआल बिछाएं, या इस लहसुन के जो है ये तने, इन्हीं को आप पहले नीचे बिछाएं। आप ये देखें कि आपके स्टोर में जहाँ पर भी डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो, वहाँ पर आप बहुत छिड़छिड़े कट्टे आप जो है काट कर और वहाँ पर बांध दें। स्टोरेज एकदम, इसको हम अगर साइंटिफिक तरीके से कहें, ऑर्डरलेस होना चाहिए। केवल जो है लहसुन की खुशबू जो आ रही है वही आनी चाहिए। किसान भाइयों, इस तरह से हम स्टोर करके लहसुन को पूरे साल बिल्कुल एकदम स्वस्थ अवस्था में रख सकते हैं। आइए जानने से पहले एक नजर डालते हैं कुछ मुख्य कृषि जिंसों के बाजार भाव पर। गेहूं के भाव इस प्रकार रहे। जौ के भाव इस प्रकार रहे। सरसों के भाव इस प्रकार रहे। ग्वार के भाव इस प्रकार रहे। चना के भाव इस प्रकार रहे। मूंग के भाव इस प्रकार रहे। आइए अब जानते हैं कि कल के अन्नदाता कार्यक्रम में आपके लिए क्या खास होगा। ग्रीष्मकाल के दौरान मधुमक्खियों की देखभाल एवं प्रबंधन। किसान भाइयों, आप अगर खेती एवं खेती से जुड़े सहायक कृषि विषयों पर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें इस टोल फ्री नंबर 1800-425-4085 पर सोमवार से शनिवार सायं 6 से 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। यह फोन नंबर आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप पत्र व्यवहार करना चाहते हैं तो इस पते पर पत्र भेजें। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें इस आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं अन्नदाता rajasthan@etv.co.in पर। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम के साथ मुझे इजाजत दें। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कंगा सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। आज धूमधाम से मनाई जा रही है महावीर जयंती। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। उल्लास के साथ निकलेंगी शोभा यात्राएं। गहलोत दिल्ली में NSY के कार्यक्रम में की शिरकत। सागवाड़ा में भाजपा पर साधा निशाना, कहा बीजेपी फैलाती अशांति, कांग्रेस की योजनाओं को मिला जनता का समर्थन। हाड़ौती में कांग्रेस पर बढ़ती वसुंधरा, कहा 5 साल में कांग्रेस ने गड्ढे में गिराया प्रदेश। MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने किया कांग्रेस का सफाया करने का आह्वान। चूरू में बंधक बनाकर 3 महीने तक मां बेटी से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला। तो नौहर में 5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के बाद लोगों ने लगाया जाम। और राजधानी की तंग गलियों में बाल मजदूरी का खेल जारी। पुलिस ने भट्टा बस्ती में कारखाने से 17 बच्चे कराए आजाद, 2 कर्मचारी गिरफ्तार।
नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। राज्यपाल मार्ग्रेट अल्वा ने महावीर जयंती के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।